हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड आज का जो हमारा ये सेशन होने वाला है, इसके अंदर हम बात करेंगे करंट अफेयर्स की जून मंथ का, और ये रहेगी पार्ट 2। वीडियो का पार्ट 1 ऑलरेडी अपलोडेड है, सो आपने अगर वो नहीं देखा है तो जल्दी से जाकर देख लो, ठीक है। तो ज़्यादा देरी ना करते हुए फटाफट स्टार्ट करते हैं। नंबर 1, फर्स्ट पॉइंट है, इंडियाज़ लार्जेस्ट प्राइवेट रेल कोच फैक्ट्री को इनॉग्रेट किया गया है। कहाँ पर? हैदराबाद के अंदर 22 जून को किया गया था, और ये इनॉग्रेट किया था स्टेट के सीएम ने, और जिनका नाम था के चंद्रशेखर राव। सो बेसिकली यहाँ पर डिज़ाइन करी जाएंगी और बनाई जाएंगी इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक रेलवे प्रोडक्ट्स को, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है हमारा कि हैदराबाद ने होस्ट करा G20 की एग्रीकल्चरल मिनिस्टीरियल मीटिंग को, ठीक है, जो हुई थी कब? 15, 16 और 17 जून को, ठीक है। एंड इसको अटेंड किया था लगभग 200 डेलीगेट्स ने, जो G20 के जितने भी कंट्री मेंबर्स हैं ना, उन सब मेंबर्स के ही जितने भी डेलीगेट्स हैं वो यहाँ पे आए थे इसको अटेंड करने के लिए। कहाँ पर आए थे? हैदराबाद में आए थे, ये आपको याद रखना है। थर्ड पॉइंट है, एनिमल हस्बेंड्री एंड वेटनरी डिपार्टमेंट, इसने एक वेब पोर्टल लॉन्च किया है कैटल ट्रांसपोर्टेशन के लिए, कि जिससे जो भी इलीगल ट्रांसपोर्टेशन होती है ना कैटल की, उसको प्रिवेंट किया जा सके। तो गुवाहाटी और असम की गवर्नमेंट ने बेसिकली ये एक वेब पोर्टल को लॉन्च किया है। अतुल बोरा जो कौन है? एनिमल हस्बेंड्री वेटनरी मिनिस्टर हैं। इन्होंने कहा कि पशुओं को एक जगह से दूसरी जगह पर लेकर जाना, जैसे कि एक स्टेट से दूसरे स्टेट पर ले जाने के लिए अब फार्मर्स को परमिट की ज़रूरत पड़ेगी। तो आप परमिट के लिए अप्लाई करेंगे और उसके बाद जितने भी जानवर हैं उनको आप एक जगह से, या कैटल्स को आप एक जगह से दूसरी जगह लेकर जा सकते हैं ईजीली। नेक्स्ट है हमारा ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2023। तो जो ये रिपोर्ट है इसके अंदर इंडिया की रैंक क्या है? इंडिया की रैंक इंपॉर्टेंट है, 127 रैंक है आउट ऑफ 146। ये रिलीज़ किसने करी या कौन रिलीज़ करता है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम इस रिपोर्ट को रिलीज़ करता है। टॉप कंट्रीज़ कौन कौन सी हैं जिनकी परफॉर्मेंस अच्छी थी इस रिपोर्ट के अंदर? तो आइसलैंड नंबर 1 पे है, नंबर 2 पे है नॉर्वे, नंबर 3 पे है फिनलैंड, ठीक है। ये आपको याद रखनी है टॉप कंट्रीज़ कौन कौन सी हैं। 4 डायमेंशंस के अंदर बेसिकली इस इंडेक्स की रिपोर्ट को बनाया गया है। तो वो डायमेंशंस क्या क्या हैं? सबसे पहले इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन और अपॉर्चुनिटी, हेल्थ और सर्वाइवल, या एजुकेशनल अटेनमेंट, या फिर पॉलिटिकल एम्प्लॉयमेंट। तो ये 4 कुछ पैरामीटर्स हैं जिसको ध्यान में रखते हुए इस इंडेक्स को बनाया गया है। ये रिपोर्ट ये मेजर करती है कि बेसिकली जेंडर डिस्पैरिटी सोसाइटी के अंदर कितनी है। बेसिकली जो डिफरेंसेस हैं वुमेन एंड मेन के सोसाइटी के अंदर, चाहे वो रिसोर्सेज को एक्सेस करने में हो, या मेन और वुमेन का आपस में स्टेटस क्या है सोसाइटी के अंदर, तो इसको लेकर ये रिपोर्ट बताती है। सो बेसिकली इंडिया का इम्प्रूवमेंट भी है इस साल। पहले जो था वो रैंक कम थी इंडिया की और ज़्यादा, अब रैंक बढ़ी है। और जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है उसने इस इंडेक्स की शुरुआत करी थी 2006 के अंदर, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है जो आपको ध्यान में रखनी है। इसके बाद नेक्स्ट हमारा आता है कि इंडियन आर्मी ने कंडक्ट करी एक मैसिव मिलिट्री एक्सरसाइज। बेसिकली उसका नाम क्या रखा? अग्नि अस्त्र 1। कहाँ पर हुई थी ये? लद्दाख में हुई थी। सिंपली अगर आपसे इस तरीके से भी पूछा जा सकता है कि अग्नि अस्त्र जो एक्सरसाइज थी वो कहाँ पर कंडक्ट की गई? लद्दाख में करी गई। तो ये भी आपको इम्पॉर्टेंट है, ये याद रखना है। अग्नि अस्त्र बेसिकली हम इसको बोल सकते हैं फायर आर्म्स, जो आग वाले जो हमारे हथियार हैं, शस्त्र हैं, तो उसी के नाम से ये एक्सरसाइज को बताया गया। इसके अंदर बेसिकली हुआ क्या, जो भी हमारे न्यू या इंट्रोड्यूस्ड या भी हाईली अपडेटेड अपग्रेडेड जितने भी हमारे वेपन्स होते हैं ना, उनका यहाँ पे प्रदर्शन किया जाता है। बेसिकली चेक किया जाता है या दर्शाया जाता है कि हमारा कंट्री कितनी पावरफुल है, कितनी नहीं है। तो ये एक एक्सरसाइज हुई थी, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट आता है हमारा न्यूट्री गार्डन प्रोजेक्ट, जिसके अंदर जो वेजिटेबल सीड हैं उनको प्रोवाइड किया जाएगा या किया गया बेसिकली 1000 फार्मर्स को। जितने भी हमारे किसान लोग हैं उनको बीज प्रोवाइड किए गए वेजिटेबल्स के, कि वो आत्मनिर्भर बने
और उनको अपग्रेड हो, लाइवलीहुड बढ़े, सेल्फ रिलायंट हो वो, तो एक ये प्रोजेक्ट चलाया गया लक्षद्वीप के अंदर। नेक्स्ट हमारा आता है न्यू चीफ ऑफ रॉ। तो बेसिकली कौन है हमारे नए चीफ ऑफ रॉ? रॉ का फुल फॉर्म बोलेंगे हम रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। तो इन्हें हमारे न्यू चीफ कौन है? रवि सिन्हा। इसके बाद बेसिकली आपको कुछ चीज़ें और याद रखनी है कि जो रॉ है वो फाउंड कब हुआ था, कब बन के आया था? 1968 के अंदर। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? न्यू दिल्ली के अंदर है। तो ये कुछ फैक्ट्स भी आपको याद रखने हैं। इसके बाद नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है कि वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रामायण टेम्पल कहाँ पर बन रहा है? बिहार के अंदर बन रहा है, चंपारण डिस्ट्रिक्ट के अंदर बन रहा है। और ये कंप्लीट कब तक हो जाएगा? 2025 तक इसका जो कंस्ट्रक्शन का काम है वो कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा आता है ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स 2023। तो जो इंडिया का रैंक है वो कितना है? 40। और ये इसको रिलीज़ कौन करता है? ये भी इम्पॉर्टेंट है। तो इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट जो है वो इस इंडेक्स को रिलीज़ करता है। टॉप कंट्रीज़ कौन कौन सी हैं? तो नंबर 1 में है डेनमार्क, नंबर 2 में है आयरलैंड एंड नंबर 3 में है स्विट्ज़रलैंड। इस इंडेक्स को जो रिपोर्ट बनाती है, इस इंडेक्स को बनाने के लिए भी कुछ डायमेंशंस है बेसिकली, जिसको ध्यान में रखकर ही इस रिपोर्ट को तैयार किया जाता है। तो नंबर 1 है इकोनॉमिक परफॉर्मेंस, नंबर 2 गवर्नमेंट एफिशिएंसी, नंबर 3 बिजनेस एफिशिएंसी एंड नंबर 4 इंफ्रास्ट्रक्चर। ये सारे पैरामीटर्स को ध्यान में रखते हुए ही बेसिकली इस इंडेक्स को तैयार किया जाता है। नेक्स्ट हमारा आता है मध्य प्रदेश को ऑनर किया गया फर्स्ट प्राइज़ इन द बेस्ट स्टेट। बेस्ट स्टेट कैटेगरी के अंदर इसको फर्स्ट प्राइज़ दिया गया नेशनल वाटर अवार्ड्स 2022 के लिए। बेस्ट स्टेट का बात करें नेशनल वाटर अवार्ड्स के अंदर तो वो है मध्य प्रदेश। बेस्ट डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो गजम डिस्ट्रिक्ट उड़ीसा। बेस्ट पंचायत की बात करें जगन्नाथपुरम पंचायत तेलंगाना। इसको लॉन्च किसने किया था? मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति। और इसको लॉन्च कब किया गया था? 2018 के अंदर। तो बेस्ट स्टेट आपको याद रखना है, बेस्ट डिस्ट्रिक्ट याद रखना है, बेस्ट पंचायत याद रखना है। बेस्ट स्टेट है एमपी, बेस्ट डिस्ट्रिक्ट उड़ीसा की एक डिस्ट्रिक्ट है और बेस्ट पंचायत तेलंगाना की एक पंचायत है। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा महाराष्ट्र का एक बेसिकली जगह का नाम था अहमदनगर, उसको नाम बदल दिया गया, उसका रीनेम कर दिया गया। उसको क्या नाम रखा गया है? अहिल्या नगर। किसने अनाउंस किया है ये? वहाँ के सीएम ने। सीएम का नाम एकनाथ शिंदे। तो ये कुछ बेसिक चीज़ जो आपको याद रखनी है। अहमदनगर का नाम बदल के अब क्या रख दिया गया है, कौन सी स्टेट में ये हुआ है, अहमदनगर कौन सी स्टेट में था, या कौन वहाँ के सीएम हैं, किस सीएम ने ये चीज़ को ऐलान किया है, किस चीज़ को डिक्लेयर किया है। नेक्स्ट आता है हमारा न्यू डिप्टी गवर्नर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। किसको अपॉइंट किया गया है? स्वामीनाथन जनकिरमन। ये इम्पॉर्टेंट है एंड आरबीआई भी आपको पता होना चाहिए उसके कुछ रिलेटेड फैक्ट्स। सो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को कब एस्टैब्लिश किया गया था? इसको एक एक्ट के अंदर एस्टैब्लिश किया गया था, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934। एंड ये एनफोर्स में कब आया था? तो ये याद रखने के लिए जैसे हम देख सकते हैं रिजर्व बैंक का काम है फाइनेंशियल ईयर कब से स्टार्ट होता है? अप्रैल से। तो 1 अप्रैल 1935 को ये इफ़ेक्ट में या एनफोर्स हुआ था। अच्छा, इसके बाद और क्या क्या चीज़ें हैं जो आरबीआई से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट है आपके लिए जानना? तो ओरिजिनल हेडक्वार्टर कहाँ था आरबीआई का? कलकत्ता के अंदर। एंड एक कमीशन थी जिसकी रिकमेंडेशन पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को एस्टैब्लिश किया गया था। उस कमीशन का नाम है हिल्टन यंग कमीशन। ये आपको याद रखना है। अच्छा, एक बात और, रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया ने दो अलग, मतलब इंडिया के अलावा अदर कुछ कंट्रीज़ हैं, दो ऐसी कंट्रीज़ हैं जिनका सेंट्रल बैंक का रोल प्ले किया है। तो पहली है पाकिस्तान। रिज़र्व बैंक इंडिया ने एक्ट करा है एज सेंट्रल बैंक ऑफ पाकिस्तान, लेकिन कब तक? 1948 तक। एंड सेकंड कंट्री है बर्मा, जिसको अब हम बोलते हैं म्यांमार। एंड म्यांमार के भी सेंट्रल बैंक के तौर पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने काम करा है अप टू 1947। नेक्स्ट आता है हमारा न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ फिनलैंड। कौन है? पेट्री ओरपो। इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा भारत की फर्स्ट सोलर सिटी कौन सी है?
सांची मध्य प्रदेश के अंदर है, ठीक है। तो जो सीएम है वहाँ पे एमपी के, क्या नाम है उनका, शिवराज सिंह। उन्होंने क्या करा है, स्टेट को कॉन्टिन्यूसली कि वो प्रमोट करे। तो जितने भी सोलर पावर प्रोजेक्ट्स हैं ना, उनमें उन्होंने बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट में पार्ट लिया है। वो कॉन्टिन्यूसली स्टेट को प्रमोट कर रहे हैं सोलर पावर प्रोजेक्ट्स जो भी स्टेट के अंदर चल रहे हैं। इसके बाद आता है शक्ति स्मार्ट कार्ड स्कीम। कौन से स्टेट ने इस स्कीम को लॉन्च किया है, कर्नाटका स्टेट ने किया है। अच्छा, कर्नाटका स्टेट ने जो ये स्कीम को लॉन्च किया है, इसमें है बेसिकली है क्या, तो जो भी स्टेट की गवर्नमेंट है उसके द्वारा जो भी चल रही बसेज़ हैं, तो गवर्नमेंट की जो बसेज़ हैं उसमें महिलाओं को और ट्रांसजेंडर को फ्री में यात्रा कराई जाएगी। मतलब ये फैसिलिटी उनको दी जा रही है, ये सुविधा प्रदान करी जा रही है। कर्नाटका के जो सीएम है, क्या नाम है उनका, सिद्धारमैया रेड्डी। और मुख्यमंत्री के साथ साथ उप मुख्यमंत्री DK शिव कुमार, इनके द्वारा बेसिकली इस स्कीम को शुरू किया गया है। और 11 जून 2023 से बेसिकली जो भी ये सेवा है ना, ये शुरू हो चुकी है। तो सेवा सिंधु कर्नाटका government.in करके वेबसाइट है, वहाँ से इसका कार्ड जो है वो आप बनवा सकते हैं। एंड ये जो फैसिलिटी है इसका बेनिफिट ले सकते हैं। इसके बाद आता है CEO ऑफ UIDAI। सो CEO ऑफ UIDAI को अपॉइंट किया गया है, किन को अपॉइंट किया गया है, अमित अग्रवाल। UIDAI का फुल फॉर्म क्या है, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो ये जो यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, ये एक स्टैट्यूटरी अथॉरिटी है। ये कौन से मिनिस्ट्री के अंदर आता है, तो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT। इसको एस्टैब्लिश किया गया था 12 जुलाई 2012। बेसिकली आधार को इशू यही अथॉरिटी जो है वो करती है। तो आधार को हम बोल सकते हैं UID, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है कि आपको याद रखना है। नेक्स्ट आता है हमारा डायरेक्टर जनरल ऑफ BSF, कौन है, नितिन अग्रवाल। तो बेसिकली बॉर्डर को गार्ड करने का काम ये जो हमारी अथॉरिटी है, बॉर्डर सेफ्टी फोर्स, ये काम करती है। मोटो क्या है इनका, जीवन पर्यंत कर्तव्य, ये इस BSF का मोटो है। और डायरेक्टर जनरल के तौर पे किसे अपॉइंट किया गया है, नितिन अग्रवाल। अच्छा, अब BSF के बारे में भी कुछ डिटेल्स हैं जो आपको जाननी ज़रूरी हैं। गृह ज्योति योजना, इसको स्टार्ट कौन सी स्टेट ने किया है, कर्नाटका स्टेट ने। ये स्कीम बेसिकली ऑफर करती है कि आपको फ्री में बिजली मिलेगी, फ्री इलेक्ट्रिसिटी। तो जिसकी भी इलेक्ट्रिसिटी बिल के अंदर 200 यूनिट से कम आएगा, तो आपको पूरे महीने में अगर 200 यूनिट से कम आ रहा है, दैट मीन्स आपको अब बिल देने की ज़रूरत नहीं है, तो उनको बिजली का बिल नहीं देना पड़ेगा। और 18 जून से बेसिकली रजिस्ट्रेशन खुल चुके हैं इस स्कीम के लिए, अगर आप बेनिफिट लेना चाहते हैं तो। अच्छा, जो सिद्धार्थ रमैया है ना, उन्होंने बेसिकली इस स्कीम को लॉन्च किया है, ठीक है। तो नाम भी पूछ सकते हैं CM का, तो वो भी इक्वली इम्पॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा CM स्टूडेंट प्रमोशन स्कीम। ये कौन सी स्टेट ने लॉन्च किया है, हिमाचल की स्टेट ने, हिमाचल प्रदेश। अच्छा, हिमाचल के जो स्टूडेंट्स हैं ना, जिनकी फैमिली की इनकम 4 लाख से कम है, अब वो जो एजुकेशन अगर वो करना चाहते हैं, हायर एजुकेशन, और हायर एजुकेशन में बहुत ज़्यादा पैसा खर्च होता है, तो अब वो हायर एजुकेशन के लिए एजुकेशनल लोन्स ले सकते हैं, उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो बेसिकली या एटलीस्ट उनको 20 लाख रुपीज़ लोन मिल जाएगा फॉर हायर एजुकेशन, फॉर हायर स्टडीज़। पर ये उन्हीं स्टूडेंट्स को मिलेगा जिनका 28 साल से उम्र कम होगी और जिसका फैमिली का जो इनकम है वो 4 लाख से कम होगा, वही एलिजिबल होंगे। अब हिमाचल प्रदेश के जो CM है वो, उनके नाम भी आप देख लीजिए, सुखविंदर सिंह सुक्खू, ठीक है, नाम याद रखना है। नेक्स्ट है हमारा चीफ मिनिस्टर ऑफ हरियाणा, मतलब हरियाणा के जो CM है उन्होंने अनाउंस करा है कि वो मंथली पेंशन देंगे, किसको, पद्म अवार्ड्स जिसको मिला है या जो अवॉर्डीज़ हैं पद्म अवार्ड के, उनको 10,000 रुपये मंथली दिया जाएगा पेंशन के तौर पे। कहाँ पे, सिर्फ हरियाणा में, और किसी स्टेट में नहीं, सिर्फ हरियाणा में। इसके बाद नेक्स्ट आता है मातृभूमि योजना। बेसिकली इस योजना, पहले तो यही कि कौन सी स्टेट ने इस योजना को लॉन्च किया, तो यूपी गवर्नमेंट, यूपी सरकार। कौन है वहाँ के CM, सबको पता है। तो इस योजना के अंदर गांव में होने वाले बेसिकली जो इंफ्रास्ट्रक्चर है ना, उसको डेवलप करने के कामों में कोई भी एक पर्सन जो इंडिविजुअल है वो पार्टिसिपेट कर सकता है। जैसे आप गांव में रहते हैं और आपके पास फाइनेंशियली इतनी स्टेबिलिटी नहीं है, इतना आप फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं है,
लेकिन आप चाहते हैं आपके गांव में डेवलपमेंट हो और आप अपने गांव में कुछ चीज़ें, इंफ्रास्ट्रक्चर की चीज़ें कुछ बनवाना चाहते हैं अपने किसी भी फैमिली मेम्बर के या प्रियजन के नाम पर, लेकिन फाइनेंशियल तो दिक्कत है ना, आपको नहीं है आपके पास इतना फ़ंड, तो यहाँ पर जो स्टेट गवर्नमेंट है ना वो आपकी हेल्प करेगी। तो जो भी पूरा प्रोजेक्ट होगा उसका 50% एक्सपेंडिचर स्टेट उठाएगी और 50% वो इंडिविजुअल उठाएगा। और इस पूरे प्रोजेक्ट के कंप्लीट होने पर वो जो इंडिविजुअल है जिसने 50% एक्सपेंडिचर उठाया था वो अपने प्रियजनों के नाम पर उस जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर वो बनाया गया है उसका नाम रख सकता है। तो ये इसीलिए एक ये स्कीम लॉन्च की गई है ताकि जो भी इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट है गाँव के अंदर वो हो पाए। तो मातृभूमि योजना आपको याद रखना है। इसके बाद नेक्स्ट आता है सेकेंड लार्जेस्ट स्टील प्रोड्यूसर कौन है? इंडिया है, फर्स्ट चाइना और इंडिया अब सेकेंड हो गया है, थर्ड जापान, फोर्थ यूएसए एंड फिफ्थ साउथ कोरिया। तो बेसिकली सिंपल है, आपको सिर्फ नाम याद रखने हैं कि कौन फर्स्ट है कौन सेकेंड है, ये तो एटलीस्ट याद रखना ही रखना है। इसके बाद आईआईटी कानपुर ने क्या किया है, एक डेवलप किया है फर्स्ट डी मिथाइल ईथर ट्रैक्टर इंजन, जो क्या करता है विदाउट डीजल रन करता है, मतलब बिना डीजल के ही ये चल जाता है। तो ये एक अचीवमेंट की बात है, तो एक ये चीज़ आपको याद रखनी है। इसके बाद MS रामाचंद्र राव को अपॉइंट किया गया है एज चीफ जस्टिस ऑफ हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट। तो न्यू अपॉइंटमेंट है, आपको याद रखना है। इसके बाद कौन सी स्टेट को फर्स्ट रैंक मिला है ओवरऑल एनवायरनमेंट परफॉर्मेंस के अंदर, कि ओवरऑल एनवायरनमेंट की परफॉर्मेंस कौन सी स्टेट की अच्छी है? तो तेलंगाना, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट आता है बुक कथकली डांस थिएटर, किसने लिखी है और बेसिकली बुक के अंदर कुछ बेसिकली है क्या क्या, तो कुछ जिस्ट आपको पता होना चाहिए कि ये बुक किसने लिखी है और इसके बारे में कुछ चीज़ें कि बेसिकली बुक में क्या बताया गया है, क्या बताना चाहता है ये बुक अपने रीडर्स को। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो बुक है ये कथकली के बारे में ही बताती है कि इसकी हिस्ट्री क्या है, कब से शुरू हुआ, कब ओरिजिन हुआ, कब डेवलप हुआ, और इसको लिखा है के गोपाल कृष्णन ने। नेक्स्ट आता है हमारी बुक इंडियाज़ फाइनेंस मिनिस्टर्स, ये किसने लिखी है? के भट्टाचार्य, नाम याद रखना है ऑथर का कि किसने ये बुक लिखी है। इसके अंदर कुछ फाइनेंस मिनिस्टर ऐसे थे, मतलब अब तक के कितने सारे फाइनेंस मिनिस्टर्स रह चुके हैं इंडिपेंडेंस के बाद, और जितने भी फाइनेंस मिनिस्टर रह चुके हैं अब सभी ने तो कुछ अलग काम नहीं किया, तो कुछ कुछ ऐसे फाइनेंस मिनिस्टर हैं जिन्होंने कुछ अलग से छाप छोड़ी है। तो हम उसको बोल सकते हैं कि वो अनफॉरगेटेबल है फाइनेंस मिनिस्टर के तौर पे जो उन्होंने काम किया। तो जिन्होंने इंडिया को शेप करने में हेल्प करी उन्हीं के बारे में ये किताब है। नेक्स्ट आता है हमारा अ लाइफ वेल स्पेंट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये किसने लिखी है? सतीश चंद्रा जो है वो इस बुक के ऑथर हैं। इसके बाद ये बुक क्या बताती है? ये ऑथर के ही प्रोफेशन के बारे में बताती है कि वो पहले IFS प्रोबेशनरी ऑफिसर थे एंड प्रोबेशनरी ऑफिसर से IFS यानी कि इंडियन फॉरेन सर्विसेज के प्रोबेशनरी ऑफिसर से वो बने डिप्टी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र। तो उनकी किस तरीके की प्रोफेशनल जर्नी रही है वही इस बुक के अंदर उन्होंने बताया है। नेक्स्ट आता है हमारा मास्टर रेजिडेंशियल रियल एस्टेट। ये बुक किसने लिखी है? अश्विंदर सिंह ने ये बुक को लिखा है। एंड इस बुक में बेसिकली क्या बताया गया है, ये एक तरीके की गाइड के तौर पे काम करेगा एंड ये लोगों को मदद करेगा जो भी ख़रीदार हैं बिल्डिंग्स के, घरों के, ठीक है, लैंड के, जो इन्वेस्टर्स हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, जो भी प्रोफेशनल्स हैं, ये उन सबको कि बताएगा कि आपको किस तरीके से रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना चाहिए, किस तरीके से आपको क्या चीज़ करनी चाहिए। तो एक तरीके से गाइड के तौर पे आपको काम आएगी ये बुक। नेक्स्ट है द पावर ऑफ वन थॉट। इस बुक को किसने लिखा है? BK शिवानी। ये जो ऑथर हैं आपको पता होगा ये मेडिटेशन की प्रैक्टिशनर हैं, ठीक है, एंड बेसिकली ओवर 25 ईयर्स से ये मेडिटेशन प्रैक्टिस कर रही हैं और उनके लाइफ को लेकर उनका क्या टेक है, तो इसी के बारे में ये इन्होंने बुक में लिखा है कि वो क्या सोचती हैं, लाइफ क्या है क्या नहीं है, ठीक है। एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उन्हें बेसिकली नारी शक्ति पुरस्कार भी प्रदान किया है जिसको हम हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड भी कह सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा फर्स्ट डीलक्स ट्रेन इन इंडिया कौन सी है? डीलक्स क्वीन। इसको इंट्रोड्यूस किया गया था दो
सिटीज़ के अंदर सर्विस प्रोवाइड करने के लिए। तो सर्व करता है ये मुंबई एंड पुणे, ठीक है, ये याद रखना है आपको। नेक्स्ट आता है नाटो ने ऑर्गेनाइज किया है आर्कटिक चैलेंज एक्सरसाइज। तो किस ऑर्गेनाइजेशन ने इस एक्सरसाइज को ऑर्गेनाइज किया? नाटो, ये याद रखना है। एंड ये एक्सरसाइज कहाँ पर हुई? फिनलैंड में हुई, ठीक है। इसके बाद आपको याद रखना है रिंग साइड, एक और बुक आ गई है रिंग साइड, किसने लिखी है? विजय दारदा। इस बुक में बताया क्या गया है? तो ये बुक बेसिकली पॉलिटिकल, सोशल, कल्चरल एंड जो भी इम्पोर्टेंट इवेंट हुए हैं ना हमारे इंडिया में और जो भी डेवलपमेंट्स हुई हैं उन सब के बारे में ये बुक बताती है, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट जो हमारा है प्रेसिडेंट ऑफ नाइजीरिया, ठीक है। क्या नाम है? बोला तिनुबू। देखने में लग रहा है ना बहुत भोले, ठीक है, तो इसे आप याद रख सकते हो, ठीक है। अब आपके लिए है कुछ टेस्ट। अब टेस्ट में दैट मीन्स ये क्वेश्चंस मैं ऑलरेडी करवा चुकी हूँ, ये मैंने किसी ना किसी मतलब 2-3 वीडियोस मैंने अपलोड ऑलरेडी कर चुकी हैं। तो उनमें से किसी भी वीडियो में वो कंटेंट हो सकता है। अगर आपने वो देखा है तो आप इनके आंसर ज़रूर दे सकते हो, ठीक है। तो ज़रूर ट्राई करना और स्कोर भी आप अपना कमेंट में बता सकते हो आपने कितना स्कोर करा, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट द टेस्ट। फर्स्ट क्वेश्चन है विच स्टेट हैज़ स्टार्टेड द चीफ मिनिस्टर्स लर्न एंड अर्न स्कीम? कौन सी स्टेट है? जल्दी बताओ। करेक्ट आंसर इज मध्य प्रदेश। नेक्स्ट है विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ रीनेम्ड इट्स प्रिजन्स एज रिफॉर्मेशन होम्स? कौन सी स्टेट ने नाम बदला है? ये भी मैंने बताया था। सो द करेक्ट आंसर इज उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच हैज़ बिकम द फर्स्ट बेलेटिक कंट्री टू गिव लीगल रिकॉग्निशन टू गे मैरिज? ये भी मैंने बताया है। गे मैरिज को रिकॉग्निशन कहाँ पर मिला है अभी रिसेंटली? तो एस्टोनिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्लाउड किचन पॉलिसी को लॉन्च किया कौन सी स्टेट ने? सो द करेक्ट आंसर इज दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द न्यू नेम ऑफ अहमदनगर सिटी ऑफ महाराष्ट्र? महाराष्ट्र की जो अहमदनगर सिटी है उसका नया नाम रख दिया गया है। क्या नाम है? अहिल्यानगर। इसी वीडियो के अंदर ये मैंने आपको बताया है। इसके बाद नेक्स्ट है हु हैज़ बिकम द न्यू CEO ऑफ UIDAI? किसको नया CEO बनाया गया है? सो द करेक्ट आंसर इज अमित अग्रवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच कंट्री हैज़ ऑनर्ड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी विद इट्स हाईएस्ट ऑनर ऑर्डर ऑफ द नाइल? ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है, ये भी मैंने बता रखा है। सो द करेक्ट आंसर इज इजिप्ट। एंड दैट्स इट फॉर नाउ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग and see you in my next video.